तो आप सब फटाफट क्लास से जुड़ जाएं, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए। जस्ट मिनट। तो एक बार कंफर्म करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे। तो आते क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ओके रितु, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी, ठीक है। मूल अधिकार की अगस्त प्रस्ताव, ये सब अगस्त प्रस्ताव जो है ये हमारे संविधान निर्माण से संबंधित है। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत यह वादा किया गया था कि विश्व युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन ये भी संबंधित नहीं है। मूल अधिकार जो आपका संबंधित है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था या इच्छा की थी, ठीक है, इच्छा किया था। और आपके मूल अधिकारों की बात की गई थी 1931 में। 1931 में जब कराची का अधिवेशन हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की मांग की गई थी, समर्थन किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत संविधान सभा में मूल अधिकार को शामिल करने की, मतलब एक तरीके से ऐड करने की समर्थन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मतलब इच्छा जाहिर की गई थी, आकांक्षा की गई थी। पर मांग कहाँ की गई थी? तो मांग की गई थी कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहाँ पर मूल अधिकार को शामिल किया गया था और मूल अधिकार का प्रारूप तैयार किया था नेहरू जी ने 1931 में। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? निम्नलिखित किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय बहस के दौरान, जब बहस चल रही थी मूल अधिकारों पर, तो उस समय यह कथन किसने दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यह कथन दिया था। अंकित का आंसर आया है डी, राइट, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर भी आप लोग साथ में डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। मौलिक अधिकार के संबंध में कथन दिए हुए हैं। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते। क्या सही होगा इसका? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपात लागू हो या राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो तो उस दशा में, उस परिस्थिति में क्या होता है? मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे कि अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है तो उस समय आपका जो आर्टिकल 19 होता है
वह स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अपराध से संरक्षण। ठीक है, जस्ट मिनट पानी पी लेते हैं। तो क्लियर है, इसका आंसर डी होगा। आर्टिकल 359 के तहत जो अनुच्छेद 20 होता है जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होता है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार है उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखेंगे। ये राजकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी है, मतलब राज्य के प्रति नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो बिल्कुल करेक्ट है यह। और हमारा मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। जब अगर हम प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व को सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित होता है। जैसे अगर आप आर्टिकल 15 देखेंगे तो आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय की बात हुई है। आर्टिकल 16 में देखेंगे तो अवसर की समानता है। इसी तरीके से आर्टिकल 38 में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कल्याण न्याय सुनिश्चित करता है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। तो आपका ये तीनों सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल के भांति ही है। जैसे अमेरिका में मूल अधिकार प्राप्त है वैसे भारत में भी मूल अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारा जो मूल अधिकार है कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए यह कथन आपका गलत है कि अमेरिका के अधिकारों के बिल के भांति नहीं है, बल्कि अमेरिका से ही यह लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है? अंकित का आंसर आया 150 का बी करेक्ट आंसर। 150 का जस्ट मिनट 149
अच्छा आप लोग 150 का आंसर दे रहे, ठीक है। 150 तो अभी आया है, आंसर आप लोग को जल्दी आ गया, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर होगा। मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध है। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में अगर कोई भी ऐसा विधि है या कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार को न्यून या अल्प करता है, तो ऐसी विधियों को क्या कर सकता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ऐसी विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जो मूल अधिकार से असंगत हो या मूल अधिकार को न्यून या कम करती हो, तो ऐसी विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद आपका फिर 12, 13, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? 150 का बी करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय को 32 के अंतर्गत क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकार का क्या है? संरक्षक है, अभिभावक है और मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 151, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये आपका मौलिक अधिकार 13 क्या करता है? मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अगर कोई भी ऐसा विधि होगी जो क्या करेगी? मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी, तो ऐसी विधि को क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, चित्रंजन का आंसर आया है राइट, 151 का बी होगा करेक्ट आंसर। कार्तिक का आंसर आया है 151 बी। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया। वो कौन कौन से हैं? तो 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक, 14, 15, 16, 17। जैसे अभी बताया कि 14 में क्या है? समानता का अधिकार है और 15 में विभेद का निषेध है, मतलब भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 153, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उपबंध किया गया। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधायन की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है?
आर्टिकल 14 लगाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि का शासन, विधियों के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जैसे जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका से ही आपकी क्या निकल कर आती है, कार्यपालिका। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका जो है विधायिका के अंडर में ही होती है। तो विधायिका पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या किया गया है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपकी विधायिका पर नियंत्रण लगाता है, तो आपका आर्टिकल 14 जो है आपके विधायन सत्ता पर नियंत्रण का उपबंध करता है या नियंत्रण लगाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर 9 कुछ नहीं है, ये गलत है। 154 का आंसर करेंगे। मद्रास राज्य बनाम द्वैराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो पहला संविधान संशोधन 1951 की धारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। धारा 2 के अंतर्गत 15(4) आर्टिकल 15(4) का 15(4) लाया गया है और उसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि कोई अगर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग हो, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि के उन्नति के लिए, और आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। किसमें? आर्टिकल 15(4). तो यह कब जोड़ा गया था, किस वाद में यह जोड़ा गया था? मद्रास राज्य बनाम द्वैराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप क्या संशोधित किया? आर्टिकल 15 में संशोधन किया। और आर्टिकल 15 में संशोधन के बाद क्या जोड़ा? आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया। 15(4) में क्या उपबंध किया गया? 15(4) में उपबंध किया गया कि कोई भी यदि सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है या और आपके अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध करेगा। कौन? आर्टिकल 15(4). आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जो आपके आरक्षण होते हैं, आपका जैसे कि इंदिरा साहनी बनाम मामला था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जब मामला था तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो उसमें कहा गया था क्रीमी लेयर की सिद्धांत की बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक राज्य नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है, मतलब गारंटी प्रदान करता है? तो आपका कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ना आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता में आर्टिकल 61 और 62 के अंतर्गत उपबंध किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? अवसर की समानता। कहाँ पर? लोक नियोजन के अंतर्गत, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और इसका उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान में
जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत, उसमें कौन सा निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक समानता हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता और हो गया। सामाजिक समानता की बिल्कुल बात की गई है जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत ही सामाजिक समानता की बात की गई है, जिसमें सामाजिक रूप से जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष उपबंध करता है आर्टिकल 15, ठीक है, विशेष उपबंध करता है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत। कार्तिक का आंसर आया है 156 का डी, राइट आंसर। अंकित का आंसर आया है वेरी गुड, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कारण से आपके प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 157। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये आपका क्या है? कथन है। कारण को देखेंगे, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो आपका कथन जो है, मतलब ए आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य जो है असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। मान लीजिए जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, गरीब या जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं या जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए राज्य क्या करता है? उनके लिए राज्य अलग से उपबंध करता है, उनके लिए राज्य अलग से। अगर हम उनके साथ समान व्यवहार करने लगे, मतलब जैसे हम अमीरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अगर वैसे हम गरीबों के साथ व्यवहार करें तो क्या कभी समानता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो इसी तरीके से वंचित वर्ग हो गए, गरीब हो गए, ठीक है, गरीब हो गए, इस तरह के उनके लिए क्या होता है? उनके लिए असमान लोगों के लिए क्या होगा? भिन्न व्यवहार करेगा। कौन करेगा? राज्य। और समान लोगों के लिए मतलब जो एक ही उससे संबंधित है, जैसे कि मान लीजिए अमीर है, अगर सभी अमीर को एक श्रेणी में रखा गया तो समान लोगों के लिए समान व्यवहार होगा और असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार होगा। इससे क्या होगा? इससे असमानता नहीं आएगी। ये समानता को लाने के लिए भिन्न व्यवहार किया जा रहा, ना कि ये अपवाद है। जैसे कि समानता का अधिकार हम पढ़ते हैं तो समानता के अधिकार के अंतर्गत इसको अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, पर ये अपवाद इसलिए नहीं है कि असमानता लाना, बल्कि इसलिए है कि जो हमारी असमानता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, उसको बराबर करने के लिए या गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह उपबंध जो है संविधान द्वारा किया गया है। और यह कौन करता है? यह राज्य करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अनिकेत हेलो, आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए, जैसे आपका आर्टिकल जो 14 है उसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया।
तो विधियों के समान संरक्षण में यही बात की गई है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान मतलब जो गरीब है, जो वंचित लोग हैं, उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाएगा। ये विधियों के समान संरक्षण में आता है। और जो विधि के समक्ष समता है, जो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, उसके अंतर्गत गरीब हो या अमीर सभी के लिए एक कानून की बात की गई है, जो कि बहुत कई दशाओं में उचित नहीं है। तो हमारे यहाँ दोनों है, विधि के समक्ष समता भी है और विधियों का समान संरक्षण भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है विधियों के समान संरक्षण पर ही कार्य होता है। मतलब 20% अगर विधि के समक्ष समता आपकी फॉलो की जाती है, अनुसरण की जाती है, तो 80% आपका विधियों के समान संरक्षण जो है आपका कार्य किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए किसको कह रहे हैं? जो हमारा ये प्रस्तावना है, मतलब संविधान की प्रस्तावना, उसी को ए माने। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है। फिर बात क्या की गई है? ए को यहाँ पर सी, ये सी यहाँ पर सी है, वो स्किप हो गया, यहाँ पर सी कर लेंगे। सी, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। डी क्या है? ए बी सी, मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को साथ मिलाकर पढ़ने से क्या होता है? भारतीय न्यायालय को क्या क्षमता प्रदान होती है? किसमें सक्षम होता है? समान वेतन का मौलिक अधिकार। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समता को साथ में पढ़े तो क्या निकल कर आएगा? न्यायालय को फिर क्या निकल कर आएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार कि वहाँ से आपको सक्षमता मिलती है न्यायालय को। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 38 में आप आर्टिकल 39 डी में, आर्टिकल 39 डी के अंतर्गत क्या किया गया है? समान, आर्टिकल 39 डी के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 39 डी के अंतर्गत उपबंध किया गया है। मैं ठीक हूँ निकेत? मैं बढ़िया हूँ? क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार बताएंगे सभी को क्लियर हो रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम? आप लोग एक बार बताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। और आज तो बहुत जगह बारिश हुई है, यूपी, दिल्ली और लगभग बहुत जगह बारिश हुई। आप लोग के क्षेत्र में बारिश हो रही क्या? आप लोग के क्षेत्र में बारिश हो रही है? बताएंगे। ओके कार्तिक, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 159, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अभी क्लास में ही आपको बताया गया था कि आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? मतलब हमें ये बताना है कि जो अस्पृश्यता का निवारण किया गया है वो कैसे किया गया है।
तो कैसे कर सकते हैं? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति कर कर, अगर लोग शिक्षित होंगे तो लोग जो लोगों के अंदर अंधविश्वास है, गर्मी नहीं, अच्छा कोई नहीं, लेकिन आज बहुत सारे जगह पर बारिश हुई है और आज तो कुछ मौसम हमारी तरफ ठंडा भी है, तो ठीक है। अस्पृश्यता का अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो उनके अंदर जो अंधविश्वास है उसकी कमी आएगी। तो शिक्षित होने पर भी क्या होगा? शिक्षित होने पर भी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है जन जागरण के द्वारा, मतलब जन को जागृत करके उनके अंदर जागरूकता लाके भी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं हो सकता, ठीक है। कानून बनाकर कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक कानून आया था सिविल अधिकार 1955, उसके अंतर्गत अस्पृश्यता के सिविल अधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत 1955, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे क्या किया जाएगा? दंड का प्रावधान किया जाएगा, दंड का प्रावधान। आर्टिकल 161, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। प्रश्न यहाँ से आपका सही कर लेंगे। कथन ये है आपका, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, ठीक है। अस्पृश्यता क्या है? संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये यहाँ तक आपका प्रश्न है। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो देखेंगे अंकित का सबसे पहले आंसर आया है, तो बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल। अगर किसी के साथ छुआछूत भेदभाव का हम व्यवहार करते हैं या अछूत किसी को हम मानते हैं तो एक बहुत ही खराब तरीके की ये हिंसा होती है, जिसके अंदर लोगों में विश्वास में कमी आती है, हीनता की भावना आती है, लोग गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। तो ये क्या है? एक संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, ठीक है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाति से जुड़ी है और जाति कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। जात के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत शुद्धता और अशुद्धता का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ऐसे एक वर्ग को अशुद्ध मान लिया गया है। तो ये कहाँ इसको स्वीकृति कौन देता है? ये इसको धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। तो बिल्कुल आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। और आर क्या है? आर ए की सही व्याख्या करता है। जस्ट मिनट चाय पी ले, तब तक आप लोग आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 162। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है, इसमें आपको जो आर्टिकल दिए हुए, एक आपका क्या है? तीनों के अलावा भिन्न है, अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो देखेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19 होगा, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 16 ये क्या है? समानता के अधिकार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? समानता के अधिकार। और आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 ये आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल का उपबंध है? आर्टिकल 19 से लेके 22, आर्टिकल 19 से लेके 22।
तो आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन से? आर्टिकल 91A की बात करेंगे, अगर आर्टिकल 91A की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 91B की बात करेंगे तो इसमें आपको शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियार के एकत्रित होने या सभा करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल सी, यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, आर्टिकल सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल डी में क्या है, आबाद संचरण, मतलब कहीं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल ई की बात करेंगे तो उसमें क्या है, आर्टिकल ई में आपका क्या है, हाँ, आपके कहीं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर निवास या बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, वहाँ बसने की स्वतंत्रता है। फिर आपका आर्टिकल एफ जो होता है वह निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, पर वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो आपका जो यफ था, मतलब आर्टिकल, आपका आर्टिकल 31 जिसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, उसको क्या कर दिया गया, उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A के अंतर्गत, आर्टिकल 344वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको अब मूल अधिकार न करके क्या बना दिया गया है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल एफ है वो इस समय नहीं है। फिर आपका आर्टिकल जो जी है, जी के अंतर्गत व्यापार करने, आजीविका की या जीविका की स्वतंत्रता दी गई है आपके आर्टिकल किसमें, जी में, जी के अंतर्गत। तो 6 प्रकार, वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पर आर्टिकल 19 क्या है, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बाकी तीनों जो आपके आर्टिकल थे किससे संबंधित थे? समानता के अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन कौन सा है? तो आई थिंक सभी को पता होगा वो कौन कौन सा है। आर्टिकल 19 से लेके 22, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जस्ट नोट। कौन कौन से है आर्टिकल 19 में? तो जैसे आपको बता दिया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में आपके अपराध से, दोष से, आपराधिक मामले में या अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत क्या किया गया है? शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल शिक्षा का अधिकार। और यह मूल संविधान में नहीं था। शिक्षा का अधिकार क्या था? मूल संविधान में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया? मूल अधिकार बनाया गया। पहले ये किस में था? पहले यह डीपीएसपी
नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था, पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया। और जो आर्टिकल 45 मतलब आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार था, अब वहाँ पर क्या उपबंध किया गया है, तो वहाँ पर 6 साल से कम आयु के बच्चे के लिए देखभाल और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, ऐसा उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 में किया गया है। थैंक यू कार्तिक। फिर आपका आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करना। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। कंटेंट एमपी थी, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? थैंक यू कंटेंट, आपका नाम कंटेंट जी ही बुलाएंगे, ठीक है। थैंक यू कंटेंट जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19, जिसमें हमें क्या मिला हुआ है, बोलने और मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कहें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसी के अंतर्गत हमारा क्या है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी डायरेक्ट रूप में उपबंध नहीं किया गया है, पर जो न्यायालय है, न्यायालय आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता को उसी के अंतर्गत निहित है, ऐसा निर्णय दिया है। आर्टिकल 165, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष हाँ राइट वाक्यूम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है, बताएंगे? तो ये इसमें आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आर्टिकल 14, हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट, यहाँ पर लेकिन आपका आर्टिकल 21 होगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद में शामिल गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जैसे कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, वहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति का जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कहीं आने जाने मतलब संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु की स्वतंत्रता। इसी तरीके से अगर देखें तो वर्तमान समय में जैसे कि अपने मन से अगर कोई विवाह करना चाहे तो उसकी भी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो
स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु वातावरण की पर्यावरण की स्वतंत्रता, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में। क्योंकि एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो हम जो हमारा जो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जो है कहीं पर आ जा सकता है, उसके संचरण की स्वतंत्रता, और संचरण के ही स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता भी उसी में सम्मिलित है। और ये केस किस में हुआ था? मेनका गांधी, यह निर्णय न्यायालय ने कब दिया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। किसमें? विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर किसी की जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसको तभी समाप्त कर सकता है जब उसको समाप्त करने के लिए विधिक सम्यक प्रक्रिया ही अपना जाएगी। मतलब किसी की जो किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही उसकी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मूल अधिकार, जैसे कहते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है, इस पर युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो उसी में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? संचरण की स्वतंत्रता है, और संचरण स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश जाने की स्वतंत्रता है। तो वहाँ पर जब इंदिरा गांधी बनाम मामला हुआ था भारत संघ का, तो वहाँ पर यह बात की गई थी कि जो हमारी दैहिक स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत हमें संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, और संचरण स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता है। और अगर ऐसी कोई स्वतंत्रता को तभी समाप्त किया जा सकता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित या विधि की प्रक्रिया द्वारा ही ऐसी स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर? समझ में आया? इसका कहने का मतलब क्या था? जो आर्टिकल 21 है वो आपका किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? संचरण की स्वतंत्रता का भी, जैसे कि अभी वर्तमान में बहुत सारी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, न्यायालय द्वारा समय समय पर जो है निर्णय दिए गए। तो उसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एकांतवास की स्वतंत्रता भी है, राइट टू प्राइवेसी की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, अपनी पसंद का मतलब विवाह करने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। तो उसी दैहिक स्वतंत्रता में आपकी संचरण की स्वतंत्रता दी गई न्यायालय द्वारा, और संचरण में ही विदेश जाने की स्वतंत्रता दी गई। ये, और इसका कहने का मतलब है कि ये जो स्वतंत्रता आपको दी गई ये समाप्त कैसे की जा सकती है? तो ये विधि की प्रक्रिया द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? आलोक, तो आर्टिकल 21 में क्या विधिक सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? विधिक सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत आर्टिकल 21 में दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि वहाँ पर विधिक सम्यक प्रक्रिया की बात आर्टिकल 21 में की गई है। अभी आप लोग एक बताएंगे, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फिर आगे बढ़ें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 168। देखिए अभी प्रश्न की बात ही हो रही थी, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो आप अभी आपको बता गया ना कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विदेश जाने की जो स्वतंत्रता, विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू।
यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोत्तम न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। देखेंगे प्रश्न को, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो बिल्कुल आवास का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आवास का अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, ये सब क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये भी आपका डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है, पर हाँ अगर हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और नीति निदेशक तत्व का जो हमारा आर्टिकल है 38 और प्रस्तावना में को मिलाकर देखें तो ये बिल्कुल बात की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कार्तिक का आंसर आया 168 का डी, राइट, वेरी गुड। अंकित का आंसर आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल 169, सॉरी क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 91D को अनुच्छेद 20 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? अभी आपको बताया गया था कि जो हमारी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो जब अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 91D में क्या था, अबाध संचरण। आर्टिकल 91D के अंतर्गत क्या है, अबाध संचरण, मतलब कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 अभी बताया गया आपको, आर्टिकल 21 में भी क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार दिया गया है। तो अगर हम दोनों को मिलाकर पढ़ें तो हमें क्या मिलता है, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? आर्टिकल 170, सॉरी आर्टिकल ही निकल रहा है, क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170। संतोष 169 है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक, चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मृत्युदंड है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्युदंड का अधिकार नहीं दिया हुआ है। बाकी सारे अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। पानी की गुणवत्ता को शुद्ध, मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध स्वच्छ पानी मिले, इसका भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, यह भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। मृत्युदंड का आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता मृत्युदंड। अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है तो उसका यह अधिकार नहीं है कि वो मृत्युदंड जो है वो आर्टिकल 21 में, उस आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसके मृत्युदंड को जो है खत्म कर दिया जाए या मृत्युदंड उसे ना मिले, ऐसा अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं दिया गया है। देखेंगे 171, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्र, ये आपका किसमें है? आर्टिकल 19 जी के अंतर्गत, ठीक है, जी के अंतर्गत। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अभी आपको बताया गया, ये आपके किसमें है? आर्टिकल 91 सब क्लॉज डी के अंतर्गत। जैसे अभी आपको बताया गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल भी आपका इमरजेंसी, अगर आपातकाल लगा हुआ है, उस दौरान आपका अनुच्छेद 20 जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्लियर है? हाँ, कार्तिक का आंसर आया 171 का बी राइट आंसर। रीना गुड इवनिंग। 169 एक बार फिर से क्या करना है बताएं? फिर से क्या प्रॉब्लम है एक बार फिर से बताएं। वन 169 में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसको लास्ट में 169 को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट में कर लेते हैं। 172 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? तो अभी आपको बताया गया मूल अधिकार में। पहले ये कहाँ था? पहले नीति निर्देशक तत्व में था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अब ये क्या हो गया है? अब 6 वर्ष की आयु को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है या अब मूल अधिकार है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 21 का के अंतर्गत अब यह मूल अधिकार है। किस संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर है? 172 का बी आंसर होगा। हाँ, कार्तिक का आंसर आया है, अंकित का आंसर आया है, वेरी गुड। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 173। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव के अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। आर्टिकल 173 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 173 करेंगे, आंसर करेंगे आप लोग। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही है, आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव के अधिकार के विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है, आवश्यक है। तो बिल्कुल आपका जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 169 में क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 169 में यह कह रहा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार आपके किस में है? आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंतर्गत आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध किया गया है।
फिर आर्टिकल 19, जो आपका आर्टिकल 19 है, इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला आपका क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? दूसरा शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना या सभा करने की स्वतंत्रता, जो आपके किस में आएगा? आर्टिकल 91, जो आपके पहला आपका हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 19(1) बी के अंतर्गत क्या है? शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्वक तरीके बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और सभा बनाने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 91 सी के अंतर्गत क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1 डी के अंतर्गत क्या है? तो कहीं भी आप आबाद संचरण मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, वहाँ पर कहीं आने जाने की स्वतंत्रता या अधिकार, ठीक है। फिर आपका आता है ई के अंतर्गत क्या है? कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर आवास मतलब कहीं पे निवास या बसने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 91 ई के अंतर्गत। फिर आपका एफ कैंसिल हो गया। फिर जी के अंतर्गत क्या है? जी के अंतर्गत व्यापार या जीविका की अधिकार दिया गया है, जी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो प्रश्न में पूछा गया है उसको हम समझाना चाह रहे हैं। आपका जो आर्टिकल 91 डी है, इसमें क्या था? इसमें यही था आवागमन की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर वही बात की गई है आर्टिकल 91 डी और आर्टिकल 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और दैहिक स्वतंत्रता के ही अंतर्गत क्या है? संचरण की स्वतंत्रता है। और संचरण की स्वतंत्रता मतलब कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। और जब कहीं आने जाने की स्वतंत्रता अगर दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या निकलता है? विदेश यात्रा का अधिकार। कहीं आने जाने की जो अधिकार है, आबाद संचरण या आवागमन की स्वतंत्रता से ही क्या हमें मिलता है? विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए आपका 169 आपका विदेश यात्रा का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 91 डी और आर्टिकल 21 से हमें विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 171, 172, 173 तक आज किए हैं। कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल और भी अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। कल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आएगा जिसे बहुत हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा। हाँ, एक बार बता दें सबको क्लियर हुआ कि नहीं? कार्तिक थैंक यू। आनंद राइट, आवागमन की स्वतंत्रता अधिकार सभी को क्लियर है। तो कल, ठीक है, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और कल भी हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।